देश के प्रति, उसकी सुरक्षा के प्रति जासूसी करना, उस देश को नुकसान पहुंचाना और उस देश के प्रति वार को छेड़ना, तो वहां पर ऑफिशियल सिगरेट एक्ट में कम से कम 10 साल की सजा है और 120A में भी आगे मेजर सेंटेंसेस हैं, लेकिन 120A वहां इम्पोज होगी जहां पर इस पे अगर ये बात लागू हो जाएगी कि भाई ये इसने कोई जासूसी की है, भारत की सरकार के प्रति कोई ऐसा कार्य किया है, कोई ऐसा एक्ट ऑफ कंडक्ट इसका ऐसा रहा है जिससे भारत की एकता, अखंडता और सिक्योरिटी को जो है नुकसान पहुंचा है। अभी हम इसी बात को के लिए कह रहे हैं कि भाई इसकी फाइनल चार्जशीट रिपोर्ट सेक्शन 173 की सबसेक्शन 2 सीआरपीसी के तहत वो जल्दी से जल्दी पेश की जाए। अगर उसके अंदर कोई ऐसा एलिगेशन जो चार्जशीट में मेजर एलिगेशन नहीं आता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको 173(2) की सबसेक्शन 2 के सीआरपीसी के तहत जब रिपोर्ट आ जाएगी, तो मेरी अगली जो प्रोसीडिंग होगी वो ये होगी कि मैं फर्दर इसमें मजीद इन्वेस्टिगेशन कराऊं और इसकी हकीकत को दुनिया के सामने लाऊं। वहां पर जो है 173 की सबसेक्शन 8 सीआरपीसी के तहत सप्लीमेंट चालान जो है, अगर कोई चार्जशीट में कोई कमी रह जाएगी तो वो हम सप्लीमेंट चालान के लिए सरकार को और पुलिस डिपार्टमेंट को लिखेंगे, तो जो कमी रह जाएगी वो हम सप्लीमेंट चालान 173 की सबसेक्शन 8 सीआरपीसी के तहत जो है वो दोबारा से चालान इसका कोर्ट में कमिट किया जाएगा। बट अभी तो प्रामा फेसाई जो 173 सीआरपीसी की सबसेक्शन 2 के तहत जो चालान आता है वो ही नहीं आया, चार्जशीट ही नहीं आई अभी। तो अभी मैं कुछ टाइम और देख रहा हूँ कि अगर चार्जशीट नहीं फाइल करेंगे तो माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय यानी कि ऑनरेबल हाई कोर्ट में मैं अप्रोच करूंगा कि इस केस को उत्तर प्रदेश से ट्रांसफर करके और हरियाणा में ट्रांसफर कर दिया जाए जहां पर इसकी अरेस्ट हुई थी, और इसका सही मायने में वहीं पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, वहीं पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, क्योंकि ये 3 तारीख 4था महीना 2023 में ये अरेस्ट हुई थी। जो एफआईआर दर्ज की गई है वो 4 तारीख को दर्ज की गई है, अगले दिन दर्ज की गई है। तो ऐसा होता है, कानून ये कहता है कि फॉरेन एक्ट के अंदर जो सेक्शन 14 है, इंडियन फॉरेन एक्ट 1946, उसके वो ये कहता है अपना फैसल भाई आप अपना माइक बंद कर लें, अपना माइक सर बंद करें। ओके एक्चुअली में मोमिन सर का मेरे ख्याल से नेट का इशू है, इशू हो गया जी। अच्छा, एक इसमें काइंडली मैं आप लोगों से थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि जब मोमिन सर कर रहे हो बात तो अपने माइक जरा ऑफ रखा कर। उसकी वजह ये होती है कि आवाज एक हो जाती है। सर आप मोमिन सर आप रीज्वाइन कर लें। हाँ, अब रीज्वाइन करेंगे तो आवाज ठीक हो जाएगी सर की। तो ठीक है जी, हमारा पहला क्वेश्चन तो ना सरिता दीदी बिल्कुल क्लियर हो गया कि सेक्शन 124 हम जिसके लिए सवाल पूछ रहे थे कि मुल्क से गद्दारी, वो सर कहते हैं कि चार्जशीट आएगी और उसके अंदर ये चीज आई हुई कि इसका मुल्क के खिलाफ कोई क्रिमिनल एक्ट है या कुछ है, तो उसके बाद जो है इसके ऊपर ये सेक्शन भी ऐड करती जाएगी। बिल्कुल, कैसी चीज है सरिता दीदी? वो बात भी लोगों की क्लियर हो गई कि लोग बार बार पूछ रहे हैं कि क्या यहाँ पे ये फाइनल हो जाएगा केस या नहीं होगा। तो सर ने वो भी क्लियर कर दिया कि अगर मैं यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुआ, यहाँ पे चार्जशीट किस तरह से आती है, क्या आती है, तो उसके बाद जो है केस वही दर्ज होगा कि ये केस वही ले जाया जाएगा जहाँ से ये लोग अरेस्ट हुए हैं, हरियाणा। तो ये भी क्लियर हो गया है जी। एक ये भी और इससे अपना मोमिन सर के जो जवाब है उससे तो ये भी एक अगला जो मेरा क्वेश्चन था वो सेक्शन 34 आईपीसी का था कि एक्ट्स डन बाय सेल्वर पर्सन इन अ
कॉमन इंटेंशन। ठीक है। आगे सर। जी सर, तो आवाज आ रही है आपको? हाँ शेख फैसल साहब कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? ठीक है। हाँ फाइन, आप बताइए। आपकी तबीयत कैसी है? आपका गले का प्रॉब्लम था, पता चला था, तो उस वजह से आप लाइव हाँ भी नहीं आ रहे थे, अभी, बड़ा मिस कर रहे थे आपको। हाँ अभी थोड़ा सा बाकी है, बाकी ज्यादातर हो गया है। तो मैं ये कह रहा था कि भाई जो भारत का नागरिक नहीं है, जो इंडिया का नागरिक नहीं है, वो भारत की टेरिटरी के अंदर जितनी भी टेरिटरी का एरिया है वहां पर पहली बार कोई बंदा आइडेंटिफाई होगा सिविल द्वारा, सिविल यानी कि सिविल पीपल द्वारा, जो आम जनता है उसके द्वारा आइडेंटिफाई किया जाए, या किसी गवर्नमेंट मुलाजिम द्वारा आइडेंटिफाई किया जाए, या किसी पुलिस अथॉरिटी द्वारा आइडेंटिफाई किया जाए। भारत की किसी भी संस्था द्वारा, पुलिस अथॉरिटी द्वारा, एजेंसी द्वारा या आम नागरिक द्वारा अगर ये आइडेंटिफाई पहली बार होगा कि ही और सी इज नॉट द रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंड सी और ही इज बिलोंग टू द पाकिस्तान स्टेट और द श्रीलंका और द अदर कंट्री, तो वहां पर सेक्शन 14 1946 इंडियन फॉरेन एक्ट जो है इम्पोज होगा, लागू होगा। तो जिस जगह पर पहली बार बंदा आइडेंटिफाई होगा कि ये भारत का नागरिक नहीं है, ये पाकिस्तान का नागरिक है, इसी जगह पर जो वहां का इलाका पुलिस स्टेशन लगता है, उस पुलिस स्टेशन के अंदर उसके खिलाफ जो है वो सेक्शन 14 का पर्चा दर्ज होगा, एफआईआर दर्ज होगी। अगर पासपोर्ट नहीं है तो पासपोर्ट एक्ट की सेक्शन भी दर्ज होगी, फॉरेन एक्ट की सेक्शन, और किसी दूसरे स्टेट की पुलिस किसी दूसरे स्टेट में जाके कोई अरेस्ट करती है किसी पाकिस्तानी व्यक्ति का या किसी ऐसे फॉरेनर्स का जो भारत का नहीं है और इलीगल तरीके से भारत में पाया गया, कोई वीजा पासपोर्ट नहीं पाया गया, तो उन हालात में वो पुलिस उसको दूसरे स्टेट में अगर अरेस्ट करके लेके जाएगी तो पहले उसकी एफआईआर दर्ज होगी। अगर कोई पुलिस दूसरे स्टेट में जाके अरेस्ट करती है और अगले दिन एफआईआर दर्ज करती है तो वो एफआईआर जो दर्ज हुई है वो गलत हुई है, क्योंकि जो टेरिटोरियल जुडिक्शन, लीगल जुडिक्शन बनती है वहां की बनेगी जहां उसको पहली बार आइडेंटिफाई किया गया। तो सीमा हैदर के मामले में रघुपुरा के अंदर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। यूपी से पुलिस आती है हरियाणा के अंदर और हरियाणा में रेड मारती है तो उनको अरेस्ट दिखाती है और उनको पकड़ के यूपी में लेके जाती है और अगले दिन एफआईआर दर्ज होती है। तो ये एक तरह से जो है बहुत बड़ा पुलिस डिपार्टमेंट का, खासकर रघुपुरा पुलिस का बहुत बड़ा लैप्स है, जिसको मैं माननीय हाईकोर्ट में रखूंगा और माननीय हाईकोर्ट में ये बात बताऊंगा कि पहले से अगर पहले से एफआईआर दर्ज होती है तो किसी भी स्टेट की पुलिस पूरे भारत में कहीं भी जाके रेड डाल करके उसको अरेस्ट कर सकती है। अरेस्ट कहीं से भी हो सकता है, बट पहले से एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, और पहले से अगर एफआईआर दर्ज है तो अरेस्ट पूरे भारत में से कहीं से भी हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां से अरेस्ट होगी वहां का जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहां पर दूसरे स्टेट की पुलिस जाएगी, वहां पर अपनी आमद लिखेगी कि हम फला स्टेट की पुलिस आपके स्टेट में इस थाने के अंडर आए हैं और ये हमने एफआईआर हमारे यहाँ दर्ज है और इस एफआईआर के मुताबिक हमने फला फला बंदा मुलजिम है जिसको आपके एरिया से हमें अरेस्ट करना है, हम यहाँ आए हैं, लिहाजा हमें इमदाद दी जाए लोकल पुलिस की। तो जो लोकल पुलिस है वहां पर दूसरी स्टेट की पुलिस के साथ और लोकल पुलिस उसके साथ जाएगी और उस बंदे को अरेस्ट कराएगी। अरेस्ट करने के बाद दोबारा वो पुलिस स्टेशन में आएंगे और दोबारा उसके अंदर जो है अपनी आमद करेंगे और लिखेंगे कि हम इस आमद से फला स्टेट की पुलिस आए थे और ये रपट नंबर है, इस रपट नंबर से हम उसको अरेस्ट करने के लिए गए थे, जो कि उसका रवानगी नंबर ये था, इसमें लोकल पुलिस हमारे साथ गई थी, उनके ये नंबर है। अब हमारी रेड कामयाब हो गई है, हम उस मुलजिम को
उसको अरेस्ट करके लेके आए हैं और थाने में उसको ला करके हमने जो है वो आमद डाल दी है, इसको हम अरेस्ट कर लिया है। अब उसकी अरेस्ट की इंफॉर्मेशन रोजनामचा के अंदर जो 24 घंटे चलता है पुलिस डिपार्टमेंट का, वहां पर वो दर्ज करेंगे। दर्ज करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, उसको जो उस इलाके का सरकारी अस्पताल होता है वहां पर अरेस्ट किए गए इंसान को वहां पर सरकारी अस्पताल में ले जाया जाएगा। मेडिकल ऑफिसर, जो ड्यूटी का मेडिकल ऑफिसर होता है, उस मेडिकल ऑफिसर को एक एप्लीकेशन, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, वो एप्लीकेशन देगा और कहेगा कि हमने फला फला व्यक्ति को फला फला एफआईआर में फला फला थाने के सहयोग से फला आपके ज्यूरिडिक्शन से अरेस्ट किया है, जिसकी हमने ये रोजनामचे में रपट लिखी है। लिहाजा किन हालात में हमने इसको अरेस्ट किया है, उसी हालात का इसकी फिजिकल पोजीशन क्या है, जिस वक्त हमने इसको अरेस्ट किया उस वक्त इसकी फिजिकल पोजीशन क्या है, इसकी मेंटली पोजीशन क्या है, कहीं इसको कोई चोट तो नहीं लगी हुई, कहीं इसको कोई गोली तो नहीं लगी हुई, कहीं ये घायल तो नहीं है, कहीं ये इसका कोई पार्ट खराब तो नहीं है, ताकि अगर हम इसको यहाँ से लेके जाएं और अपने स्टेट में पेश करें अपने मजिस्ट्रेट के यहाँ, तो कल को ये एलिगेशन ना लगा दे कि ये दूसरे स्टेट से मुझे पुलिस ये अरेस्ट करके ले आई, रास्ते में मुझे मारा, रास्ते में मुझे पीटा, और मेरे यहाँ तक के इल्जाम ऐसे ऐसे भी लग जाते हैं कि मेरे टॉयलेट के रास्ते में इन्होंने मिर्च का इस्तेमाल किया, बर्फ का इस्तेमाल किया, या फिर मुझे उसके अंदर जो है किसी डंडे का इस्तेमाल किया, मेरे सर को पानी में डुबोया, मेरे तलवों को डंडों से पीटा, मुझे उल्टा लटकाया, और यहाँ तक भी इल्जाम लग जाते हैं कि मेरे साथ जो है अननेचुरल सेक्स पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने किया। ऐसे एप्लीकेशन लग जाते हैं। उन हालात में उन पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों के खिलाफ इंक्वायरी की जाती है, इंक्वायरी खुल जाती है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, उनकी डिपार्टमेंट इंक्वायरी खुल जाती है और उनको जेल जाना पड़ता है। तो उस चीज से बचने के लिए जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जिसको जीनियस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जो कानून को जानता है, तो जहां से भी उस इंसान को अरेस्ट करेगा, खासकर दूसरे स्टेट से अगर अरेस्ट करेगा, तो उसके थाने में रपट लिख के तुरंत जो है वो हॉस्पिटल सरकारी अस्पताल में जाएगा। जहां पर सरकारी अस्पताल नहीं है, कोई गांव देहात का इलाका है, कोई जंगल का इलाका है, और वहां पर कोई प्राइवेट डॉक्टर है, तो उस प्राइवेट डॉक्टर को भी, जो एमबीबीएस है, जो डिग्री वाला डॉक्टर है, उसको एप्लीकेशन लिख के और उसमें मजबूरी जाहिर करेगा कि यहाँ पर सरकारी अस्पताल नहीं है, लिहाजा इस इंसान का जो हमने अरेस्ट किया है, इसका जो है मेडिकल किया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मुकदमे में मुलविस है, और आप इसकी फिजिकल और मेंटल पोजीशन का मेडिकल टेस्ट करें। अगर सरकारी अस्पताल नहीं है, वहां प्राइवेट से कराएंगे, लेकिन जहां सरकारी अस्पताल है वहां पर मेडिकल ऑफिसर एमओ को एप्लीकेशन लिखित में दी जाएगी, और डॉक्टर जो है उसके ऊपर लिखेगा, प्रामा फेसाई उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करके लिखेगा कि ही और सी, अगर महिला है तो सी, अगर आदमी है तो ही इज फिट फॉर स्टेटमेंट और फिट फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन। तो फिर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, उसका बाकायदा एमएल, उसका पूरा एक एमएलआर बनेगी, कहाँ चोट लगी हुई है, कौन सा बॉडी का पार्ट ठीक है, कहीं बॉडी पे स्क्रैच भी है ना, तो उसके अंदर मेंशन करेगा कि बॉडी के इस पार्ट में, लेफ्ट में, राइट में, इस हिस्से में यहाँ पर जो है ये स्क्रैच, ताजा स्क्रैच लगी हुई है, पूरी बॉडी का मुआयना करेगा। जब पूरी बॉडी का मुआयना हो जाएगा, वो मेडिकल की रिपोर्ट एमएलआर उसको देगा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, फिर वो मेडिकल करा करके उस स्टेट के जो जिस थाने में हो गया है, तो थाना जिस जुडिशियल ऑफिसर के जिस कोर्ट के अंडर वो थाना आता है, वहां पर जो है बाकायदा जो इलाका मजिस्ट्रेट होता है, इलाका मजिस्ट्रेट को वो पुलिस जो है वो पेश करेगी, और इलाका मजिस्ट्रेट को एक राहदारी रिमांड की रिक्वेस्ट करेगी लिखित में। राहदारी रिमांड मतलब जैसे ट्रांजिट वीजा होता है ना, किसी देश से होकर
हमें दूसरे देश में जाना है, हम ट्रांजिट वीजा लेते हैं,